हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको समुद्री आवास अर्थात मैराइन हैबिटेट के बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको स्वच्छ जलीय आवास के बारे में बताया हुआ है, फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यदि आपने चैनल पे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया हुआ है। और जो आपका स्वच्छ जलीय आवास है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका मैराइन वाटर हैबिटेट या फिर मैराइन हैबिटेट है, इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसका क्लासिफिकेशन, इसके अंतर्गत आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर, साथ ही साथ लास्ट में हम देखेंगे कि जो आपके मैराइन हैबिटेट होते हैं उसकी कम्युनिटीज किस प्रकार की होती हैं और उसमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका समुद्री आवास होता है यानी मैराइन हैबिटेट होता है, इसमें समुद्र कैसा क्या भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो आपका समुद्र होता है वो लगभग पृथ्वी के 70% भाग में यानी 70% भाग में आपका समुद्र पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो पूरी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के 70% भाग आपका समुद्र घेरता है, ठीक है। तो कहा गया है पृथ्वी की सतह का 70% भाग समुद्रों एवं महासागरों के द्वारा घिरा रहता है। संसार में सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक निवास समुद्रों और महासागरों का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका समुद्र है वो पृथ्वी के एक बड़े भाग को घेरे रहता है। इसके बाद कहा गया है समुद्र एवं महासागर के द्वारा स्थलीय एवं समुद्र दोनों प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व और पोषक पदार्थों को प्रदान करने का कार्य करता है। यानी कि जो आपके समुद्र और महासागर होते हैं ये क्या करते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों के लिए तो पोषक तत्व प्रदान करते ही करते हैं, साथ ही साथ जो स्थल यानी लैंड पे जीव जंतु वास करते हैं उनके लिए भी काफी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व और पोषक पदार्थ प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है जो समुद्र और महासागर होते हैं वो स्थल और समुद्र दोनों के जीव जंतुओं के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद कहा गया है विश्व के सर्वाधिक विश्वकारी एवं सूक्ष्म जो शक्तिशाली जीव होते हैं, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, वो आपके एक समुद्र के बड़े से भाग में जो है वो वास करते हैं, ठीक है। तो समुद्र और महासागरों के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं, इतना तो आपको क्लियर ही हुआ होगा कि जो समुद्र होता है वो हमारी पृथ्वी का एक बड़े से भाग को घेरे रहता है। ये जो आपका समुद्र होता है ये लैंड पर उपस्थित, समुद्र में उपस्थित सभी जीव जंतु, सभी प्रजातियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक पदार्थ प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो समुद्र होता है इसमें काफी सारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीव जंतु, वनस्पतियां निवास करती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि समुद्री आवास यानी मैराइन हैबिटेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। तो इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत कहा गया है समुद्रों एवं महासागरों का वह अनुकूलित वातावरण जो उसमें रह रहे जीवों, पौधों, वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता है। सभी छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े जंतु इस लवणीय जल में अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात ऐसे समुद्र का ये अनुकूलित वातावरण जीवों का समुद्री आवास कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा, कहा गया है कि एक ऐसा समुद्री वातावरण, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक ऐसा समुद्री वातावरण या एक ऐसा अनुकूलित वातावरण जिसमें रह रहे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जिसमें रह रहे विभिन्न प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव, जिनके लिए समुद्र एक जीवन प्रदान करता है। इस लवणीय जल में रह रहे जीव अपना आसानी से जीवन यापन करते हैं। इस अनुकूलित वातावरण को या फिर यही जलीय निकायों को समुद्री आवास यानी मैराइन हैबिटेट कहा जाता है। तो समुद्र के जल में रहने वाले बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों का यह जो वातावरण है, इसी वातावरण को मैराइन वाटर हैबिटेट या फिर समुद्री आवास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन में कहा गया है समुद्रों एवं महासागरों का वह अनुकूलित वातावरण जो उसमें रह रहे जीवों, पौधों और वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता है। सभी छोटे बड़े जीव जंतु इस लवणीय जल में अपना जीवन यापन करते हैं। इस अनुकूलित वातावरण को जीवों का समुद्री आवास कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है समुद्री आवास का तापमान, लवणीयता एवं गैसीय भाग का असाधारण
स्थायित्व पाया जाता है। यानी कि जो आपके समुद्र और महासागर होते हैं इनमें टेम्परेचर भिन्न पाया जाता है, इनमें जो लवणीयता है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, इसमें जो गैसों की मात्रा है वो भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक असाधारण स्थायित्व पाया जाता है इन सभी चीज़ों का। देन इसके बाद कहा गया है समुद्री आवास जीव मंडल यानी बायोस्फीयर के सभी आवासों की अपेक्षा प्राणियों के लिए एक उत्तम स्थान प्रदान करता है। यानी कि जो आपके और भी बायोस्फीयर में आवास प्रेजेंट है उनकी अपेक्षा यदि देखा जाए तो जो समुद्री आवास होता है इसमें एक भारी मात्रा में जीव जंतु, एक भारी मात्रा में पेड़ पौधे जो है वो वास करते हैं, यानी यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए सभी आवासों की तुलना में, सभी हैबिटेट्स की तुलना में जो आपका समुद्री आवास होता है वो एक उत्तम स्थान होता है सभी जीव जंतु और प्राणियों के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है समुद्री आवास के रासायनिक, भौतिक, भूवैज्ञानिक एवं जैविक घटकों के अध्ययन को समुद्री विज्ञान यानी ओशियनोलॉजी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो समुद्र की विभिन्न प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं उन प्रकृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को कहते हैं ओशियनोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साथ ही साथ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई समुद्री आवास की यानी मैराइन हैबिटेट की। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुई होगी, सभी को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं समुद्री आवास के कारक एवं लक्षण यानी फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैराइन वाटर। कौन कौन से लक्षण, कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं आपके समुद्री आवास में। तो कई प्रकार के कारक एवं लक्षण जो कि समुद्री आवास को विशिष्टता प्रदान करते हैं, उनमें से सबसे पहला है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। बेसिकली यदि देखा जाए तो जो आपके समुद्री आवास होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, जो समुद्र और महासागर होते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है वो भिन्न भिन्न होता है, लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है, इससे ज़्यादा बेसिकली नहीं देखा गया है। तो इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है ध्रुवीय समुद्र में -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर उष्णकटिबंधीय जो समुद्र होते हैं इनमें 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य तापमान पाया जाता है, यानी टेम्परेचर पाया जाता है। समुद्र के किसी भी भाग में वार्षिक तापीय विभिन्नता 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो आपके समुद्र और महासागर होते हैं उसमें 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक विभिन्नता नहीं पाई जाती है टेम्परेचर में। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका टेम्परेचर जो कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सेकंड है लवणता यानी सैलिनिटी। तो सैलिनिटी क्या होती है, जो समुद्र के अंदर जो लवण पाए जाते हैं उन लवण की मात्रा को कहते हैं सैलिनिटी। इसके अंतर्गत कहा गया है समुद्री आवास लवणीय होता है। लवणीय का मतलब समुद्र का जो जल है वो उसमें काफी प्रकार के लवण पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो समुद्र है उसका जो पानी है वो खारा होता है। ठीक है, तो यही कहा गया है समुद्र का आवास लवणीय होता है। समुद्री आवास की लवणीयता लगभग 1000 समुद्र के पानी में 35 भाग लवण पाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 27% इसमें NaCl पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण भी मौजूद होते हैं। अब बात आती है कि ये कितनी क्या मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो आपका मैग्नीशियम है वो 1.31% पाया जाता है, जो कैल्शियम है वो 0.43% पाया जाता है और जो पोटेशियम है वो 0.39% पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई प्रकार के आपके लवण पाए जाते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखे। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, समुद्र का जो पानी है वो लवणीय होता है, उसमें 35% भाग में लवण पाया जाता है और 27% भाग में NaCl पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट के कण भी मौजूद होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर यानी कि दाब। तो दाब क्या होता है, जो समुद्र का दाब होता है वो आपकी गहराई के साथ बढ़ता है, यानी कि जोन सा समुद्र जितना गहरा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है समुद्र की गहराई के साथ दाब बढ़ता है, यानी प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। सतह का दाब 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। यदि दाब 1000 फैथम की गहराई पर 1 टन प्रति वर्ग इंच हो तो समुद्र का जो दाब है वो बढ़ता है।
ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे पॉइंट के कहने का मतलब है कि समुद्र की जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ही दाब समुद्र का बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? जो समुद्र का पानी होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता पाई जाती है। पारदर्शिता के कारण ही जो आपका सन होता है उसकी जो लाइट है वो आपके समुद्र के तल तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से समुद्र के तल में रह रहे जो सूक्ष्म जीव हैं, जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, वो जीवित रह पाते हैं, साथ ही साथ अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है समुद्र का जल पारदर्शी होता है, जिसके कारण काफी गहराई तक प्रकाश की किरणें पहुंच पाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद लेकिन बढ़ती गहराई के साथ प्रकाश की तीव्रता घटती जाती है। 200 मीटर तक की गहराई पर प्रकाश की तीव्रता अत्यधिक कम हो जाती है और 2000 मीटर तक की गहराई पर पूर्ण रूप से अंधकार पाया जाता है। यानी कि समुद्र यदि ज्यादा ही गहरा होगा तो वहां तक प्रकाश की लाइट नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन मैक्सिमम चांस तक देखा गया है कि जो मैक्सिमम गहराई होती है समुद्र की वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब समुद्र ज्यादा ही गहरा होगा, जैसे कि 2000 मीटर तक की गहराई भी होती है, तो वहां आपकी सूर्य की किरणें नहीं पाई जाती है और वहां पर आपके जो है वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी नहीं पाए जाते। कुछ विशिष्ट आपके जीव जंतु मौजूद होते हैं जो कि ऐसे वातावरण में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ठीक है, तो यही कहा गया है जो समुद्र है उसका जल पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने की वजह से ही जो सन की किरणें हैं वो आपके समुद्र की सतह तक पहुंच पाती हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए जीवन यापन प्रदान करने का कार्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है धाराएं यानी करंट्स। तो करंट्स क्या होती हैं? जो आपके समुद्र होते हैं उसमें जो विषुवत धाराएं हैं वो मेन होती हैं। इसकी थ्योरी के अंतर्गत देखते हैं हम, कहा गया है समुद्र की प्रसिद्ध धाराएं विषुवत धाराएं एवं तटीय धाराएं होती हैं, जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो याद रखिएगा जो विषुवत धाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। धाराएं अपने नजदीकी स्थल की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जब ये करंट्स चलती हैं तो आसपास का जो एरिया होता है उसकी जो जलवायु होती है उसको भी प्रभावित करती हैं एवं विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके लिए लाभदायक कार्य भी करती हैं। कौन कौन से लाभदायक कार्य करती हैं? सबसे पहला ये पोषक पदार्थों का वितरण करती हैं, यानी कि जो आपके समुद्र है उसके अलग अलग भागों में पोषक पदार्थों को फैलाने का कार्य करती हैं धाराएं। देन इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन को गहराई तक ले जाने का कार्य करती है, यानी कि ऑक्सीजन को भी ट्रांसफर करने का कार्य करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जीवों के द्वारा उत्पन्न विशिष्ट जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी फैलाने का यानी वितरण करने का कार्य करती हैं। तो धाराएं भी आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके समुद्रों से निकलती हैं और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया जो आपके समुद्री आवास होते हैं उनके कैरेक्टराइटिक्स यानी उनके लक्षण और कारक। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। सबसे पहले मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया कि जो आपके समुद्री आवास होते हैं उनका टेम्परेचर कितने से कितने तक होता है। उनका जो टेम्परेचर होता है बेसिकली जो समुद्र का टेम्परेचर होता है वो 2 से 6 डिग्री के मध्य होता है। इसके बाद मैंने आपको सैलिनिटी यानी लवणता के बारे में बताया कि समुद्र के जल में कितने से कितने मात्रा में लवणता पाई जाती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के लवण भी मौजूद होते हैं। इसके बाद मैंने आपको प्रेशर के बारे में यानी दाब के बारे में बताया कि बढ़ती गहराई के साथ दाब भी आपका बढ़ता है और जितना गहरा समुद्र होगा उतना ही उसका प्रेशर अधिक होगा। इसके बाद मैंने आपको पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी समुद्र के जल में पाई जाती है जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें समुद्र की काफ़ी गहराई तक पहुंचती हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया करंट्स यानी धाराओं के बारे में कि जो धाराएं होती हैं वो समुद्र में किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, तो ये सारे मैंने आपको लक्षण या फिर कारक बताए समुद्री आवास के। अब हम देखते हैं समुद्री आवास का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैराइन हैबिटेट। किस किस प्रकार के समुद्री आवास पाए जाते हैं वो सभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके समुद्री आवास होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका पैलेजिक रीजन और दूसरा है आपका बेंथिक रीजन। ये 2 टाइप के आपके समुद्री आवास होते हैं। हिंदी में कहा जाता है इन्हें बेला पर्वतीय क्षेत्र और नीतलस्थ क्षेत्र।
ठीक है, ये दो प्रकार के आपके जो है वो समुद्री आवास पाए जाते हैं। यहाँ पर आप इसकी इमेज में भी देख सकते हो, ये होता है आपका पैलेजिक रीजन और ये होता है आपका बेंथिक रीजन, यानी पैलेजिक जोन और बेंथिक जोन के नाम से भी जाना जाता है। इसको बताने से पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन बता देती हूँ। आउटलाइन मैं आपको बता दूंगी तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिएगा आप, हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगी। जो आपका समुद्री आवास होता है वो दो टाइप का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पैलेजिक रीजन और बेंथिक रीजन। इसके बाद जो आपका पैलेजिक रीजन है वो भी आपका दो टाइप के होते हैं, नेरेटिक जोन और ओशियन जोन। इसमें जो आपके ओशियनिक जोन है ये टू टाइप के होते हैं, यूफोटिक और आफोटिक जोन। ठीक है, इसके बाद आता है बेंथिक रीजन। जो बेंथिक रीजन है वो आपका दो टाइप का होता है, एक लिटरोलर जोन और एक डीप सी जोन। ये दो टाइप का होता है आपका बेंथिक जोन। इसमें जो आपका लिटरोलर जोन है ये दो टाइप का होता है, यू लिटरोलर और सब लिटरोलर। इसके बाद आता है डीप सी जोन। तो ये जो आपका डीप सी जोन है ये दो टाइप का होता है। इसमें आते हैं आपके आदि नितलस्थ क्षेत्र और वितलीय नितलस्थ क्षेत्र। ठीक है, तो ये होता है कुछ इस टाइप का आपका क्लासिफिकेशन समुद्री आवास का। अब हम देखते हैं इसके थ्योरी के अंतर्गत, अब आपको जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आपका पैलेजिक जोन और ये है आपका बेंथिक जोन। पैलेजिक जोन के अंतर्गत आने वाले ये दो जोन, एक नेरेटिक जोन और एक ओशियन जोन। यहाँ पर ऊपर आपके स्थित होते हैं ये। यहाँ पर आपका क्या होता है, नेरेटिक जोन और ओशियन जोन में यहाँ पर आपके प्रकाश की किरणें रहती हैं। ठीक है, वहीं यहाँ हम गहराई की यदि बात करें तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें मौजूद नहीं होती हैं, जो कि सब आपको थ्योरी में मिलेगा। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, ये तो है इसकी आउटलाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये भी वही डायग्राम है जो कि मैंने आपको आउटलाइन में बताया गया है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका पैलेजिक रीजन यानी बेला पर्वतीय क्षेत्र। तो क्या होता है बेला पर्वतीय यानी पैलेजिक रीजन? कहा गया है समुद्री सतह पर जितना क्षेत्र पाया जाता है वह इसके अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र प्रकाश की किरणों से प्रभावित रहता है। क्षैतिज रूप से यह क्षेत्र दो भागों में विभाजित रहता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है जो आपके समुद्र, जो आपके मैराइन होते हैं, उसकी जो सतह का जितना भी भाग होता है वो सारा भाग कहलाता है आपका पैलेजिक रीजन यानी बेला पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो समुद्र की सतह का सारा भाग कहलाता है बेला पर्वतीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो प्रकाश की किरणें हैं वो प्रकाशित होती हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों से ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्रकाशित होता है। इसके बाद ये जो क्षेत्र है बेला पर्वतीय क्षेत्र, ये दो टाइप का होता है, जैसा कि मैंने आपको इसकी आउटलाइन में बताया। पहला नेरेटिक और दूसरा ओशियनिक जोन। नेरेटिक को नेरेटिक ही कहते हैं और जो आपका ओशियनिक जोन है इसे महासागरीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम नेरेटिक जोन और ओशियनिक जोन क्या होता है। तो जो नेरेटिक क्षेत्र है, नेरेटिक क्षेत्र समुद्र के उथले तट के पास स्थित क्षेत्र होता है, यानी कि जो समुद्र के तट के पास उथला हुआ क्षेत्र पाया जाता है उसको कहते हैं नेरेटिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में 200 मीटर तक पानी पाया जाता है। यह क्षेत्र थलीय भाग के बहुत पास पाया जाता है, इसी कारण से पेड़ पौधों के लिए यह क्षेत्र काफी ज्यादा अनुकूलित होता है। तो कहने का मतलब है जो आपका समुद्र होता है उसके किनारे, उसके तटीय भागों का जो क्षेत्र है वो आपका नेरेटिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसकी यदि हम मीटर में गहराई देखें तो 200 मीटर तक ये पाया जाता है। इसके बाद नेरेटिक क्षेत्र में चूंकि मैंने आपको बताया प्रकाश की किरणें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, तो यही कारण है यहाँ पर आपके पेड़ पौधे अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। ठीक है, चूंकि ये आपका तटीय भाग में स्थित है तो यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा आपकी रेत की या मिट्टी वगैरह की भी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे आपके पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है आपका महासागरीय क्षेत्र यानी ओशियनिक रीजन। तो ओशियनिक यानी महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया है खुले समुद्र का 1000 मीटर तक की गहराई तक ये क्षेत्र फैला रहता है। प्रकाश के वितरण के आधार पर यह क्षेत्र दो प्रकार का होता है। तो इस क्षेत्र में भी आपका प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है, यानी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, और प्रकाश की किरणें प्रवेश करने के आधार पर ये क्षेत्र दो टाइप का होता है। सबसे पहला है यूफोटिक और दूसरा है एफोटिक। क्या होता है यूफोटिक और एफोटिक?
यूफोटिक के अंतर्गत कहा गया है यह क्षेत्र पानी के ऊपर की सतह वाला होता है जिसमें अत्यधिक प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। ये जो क्षेत्र है इसे उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। औसतन यदि इसकी हम गहराई देखें तो ये आपका 100 से 200 मीटर तक की गहराई तक गहरा होता है। यानी कि जो आपका यूफोटिक क्षेत्र होता है, सबसे पहली बात समुद्र की या महासागर की ऊपर की सतह वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में प्रकाश की किरणें मौजूद होती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना है, सभी आपके इम्पोर्टेंट है, थोड़े से आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे लेकिन सारे आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो आपके यूफोटिक क्षेत्र है इसकी गहराई यदि हम देखें तो 100 से 200 मीटर तक की गहराई इसमें पाई जाती है और यहाँ पर भी आपके जो तैरने वाले पौधे हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एफोटिक क्षेत्र। तो एफोटिक क्षेत्र क्या होता है? यूफोटिक क्षेत्र के नीचे एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जिसमें प्रकाश का अभाव होता है। यानी जो आपका एफोटिक क्षेत्र है इसमें आपका प्रकाश की किरणें नहीं आती है या फिर कहा जाए तो प्रकाश का अभाव होता है। इसके ऊपरी भाग में प्रकाश पाया जाता है। इस क्षेत्र में उत्पादकता की कमी होती है एवं पानी का टेम्परेचर भी कम होता है। इस क्षेत्र के प्राणी एक दूसरे को खाते हैं या फिर कहा जाए तो मृतपोषी होते हैं। यानी कि जो आपका एफोटिक क्षेत्र है इसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं करती हैं। जब सूर्य की किरणें इसमें प्रवेश नहीं करती हैं तो यहाँ पर आपके जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं और जो भी पाए भी जाते हैं वो एक दूसरे को खाते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें प्रवेश नहीं करती हैं तो यहाँ के जो पौधे या जीव जंतु हैं वो जो है वो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो यहाँ के जो सारे प्राणी होते हैं वो मृतपोषी होते हैं। ठीक है, एक और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कम होता है। पानी का टेम्परेचर कम इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो एफोटिक जो क्षेत्र है इसमें सूर्य की किरणों का अभाव होता है या फिर कहा जाए तो प्रकाश का अभाव होता है। वहीं जो आपका यूफोटिक क्षेत्र है इस पर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसको उत्पादकता वाला क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका कंप्लीट हुआ पैलेजिक रीजन। पैलेजिक रीजन में मैंने आपको बताया पैलेजिक रीजन क्या होता है, इसके दो पार्ट नेरिटिक और ओशियनिक जोन के बारे में मैंने आपको बताया। ओशियनिक जोन भी आपके दो टाइप के होते हैं, यूफोटिक और एफोटिक, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड है आपका नितलस्ट प्रदेश यानी कि वैंथिक रीजन। वैंथिक रीजन क्या होता है? इसकी थ्योरी के अंतर्गत कहा गया है इस प्रदेश में महासागरीय भाग सम्मिलित होता है। यानी कि जो समुद्र है, समुद्र के साथ जो महासागर का भाग है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है बैंथिक रीजन के अंतर्गत। अब बात आती है कि बैंथिक रीजन कितने टाइप का होता है। तो जो बैंथिक रीजन है वो आपके दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है आपका वेलांचली और दूसरा है गहरा समुद्र वाला यानी लिट्रोलर और डीप सी जोन। एक एक करके देखते हैं लिट्रोलर और डीप सी जोन क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिट्रोलर यानी वेलांचली जोन। क्या होता है वेलांचली जोन? महासागरों का खुला प्रकाशमय क्षेत्र जो कि 200 से 250 मील की दूरी तक फैला रहता है वो कहलाता है आपका लिट्रोलर जोन यानी वेलांचली जोन। जो आपके महासागर या महासमुद्र वगैरह होते हैं उनका जो ऊपर का खुला वाला पार्ट होता है जिसमें सूर्य की किरणें पहुंचती हैं जो कि 200 से 250 मील तक की दूरी तक फैला रहता है उसको कहते हैं वेलांचली जोन। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, यू लिट्रोलर और सब लिट्रोलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है यू लिट्रोलर यानी यू लिट्रोलर को कहते हैं सुवेलांचली जोन। ठीक है, हिंदी में आपको थोड़े से नाम अटपटे लगेंगे, इंग्लिश में याद करिएगा। तो जो यू लिट्रोलर जोन है इसके अंतर्गत कहा गया है यह महासागरों का तटीय भाग होता है जो कि 40 से 60 मीटर तक फैला होता है। यानी कि जो समुद्र का जो महासागरों का तटों वाला भाग होता है, यह तटीय भाग होता है जो कि 40 से 60 मीटर तक फैला रहता है, उसको कहते हैं यू लिट्रोलर जोन। ठीक है, इस क्षेत्र में अधिक से अधिक वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये तटीय भाग होता है, यहाँ पे हल्की सी रेत या मिट्टी प्रेजेंट होती है और सूर्य का प्रकाश भी प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वनस्पतियां पाई जाती हैं। एवं प्राणियों के लिए आवास के लिए चट्टानें, रेत, दलदल ये सभी कुछ पाया जाता है
जिसमें मछलियाँ, प्रवाल भित्ति, समुद्री एनीमोन, ये सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसे अंतरा ज्वारीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छा जोन होता है ये आपका यूलिट्रोलर जोन। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें प्रकाश की किरणें मौजूद होती हैं। दूसरी बात, ये आपका ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ये केवल 40 से 60 मीटर तक ही फैला रहता है। इसके बाद इसी कारण से इसमें काफ़ी सारी पेड़ पौधे या वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें काफ़ी सारे प्राणियों के लिए चट्टानें, रेत, दलदल, ये सभी कुछ पाई जाती है, जिसके कारण से जो प्राणी लोग हैं वो आसानी से आवास बना के वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। काफ़ी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं, प्रवाल भित्ति, समुद्री एनीमोन, ये सभी कुछ पाए जाते हैं। इसके बाद जो यूलिट्रोलर जोन है इसे अंतरा ज्वारीय जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है सब लिट्रोलर जोन। जो सब लिट्रोलर जोन है इसे उपवेलांचली जोन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है ये आपका सब लिट्रोलर जोन? तो इसके अंतर्गत कहा गया है यह भाग 200 मीटर की गहराई तक फैला रहता है। जो आपका यूलिट्रोलर था वो 40 से 60 तक फैला था, जबकि अब ये जो आपका सब लिट्रोलर जोन है ये आपका 200 मीटर तक की गहराई तक फैला रहता है। ये भाग काफ़ी कोमल होता है एवं रेत एवं दलदल मिट्टी का बना होता है, यानी कि रेत और दलदल मिट्टी का ये बना होता है। इसके बाद कहा गया है जो मोलस्का फाइलम के अंतर्गत प्राणी आते हैं वो इस जल में निवास करते हैं, यानी सब लिट्रोलर जो जोन है वो आपका 200 मीटर तक फैला रहता है और इसका जो जल होता है इसमें मोलस्का फाइलम के प्राणी जो है वो वास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका सब लिट्रोलर जोन है इसमें रेत, दलदल और मिट्टी पाई जाती है, यानी इन तीनों से मिलकर सब लिट्रोलर जोन बना होता है और इस जोन को जो है वो अधिज्वारीय जोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका कंप्लीट हुआ वेलांचली जोन। वेलांचली जोन आपका दो टाइप का होता है, यूलिट्रोलर और सब लिट्रोलर। यूलिट्रोलर मैंने आपको बताया ये आपका प्रकाशमय भाग होता है जो कि 40 से 80 मीटर तक फैला होता है। इसके बाद मैंने आपको सब लिट्रोलर वाला बताया। सब लिट्रोलर जो भाग है ये आपका 200 मीटर की गहराई तक फैला रहता है, रेत, दलदल और मिट्टी से मिलकर बना होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया दोनों के दूसरे नाम, जो यूलिट्रोलर होता है इसे अंतराज्वारीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो सब लिट्रोलर होता है इसे अधिज्वारीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला आपका कंप्लीट हुआ वेलांचली जोन यानी लिट्रोलर जोन। अब हम देखते हैं गहरा समुद्री क्षेत्र यानी डीप सी जोन क्या होता है। तो जो आपका गहरा समुद्री क्षेत्र यानी डीप सी जोन है इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आदि नितलस्थ और दूसरा है वितलीय नितलस्थ क्षेत्र। क्या होते हैं ये दोनों? तो सबसे पहला जो आपका आदि नितलस्थ क्षेत्र है ये 200 से 800 मीटर तक की या फिर 200 से 1000 मीटर तक की गहराई तक होता है, यानी कि ये काफ़ी गहरा भाग होता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही देख रहे हैं डीप सी जोन, यानी कि 200 से 1000 मीटर तक की गहराई तक फैला होता है आदि नितलस्थ क्षेत्र। इसके अलावा जो सेकंड है आपका वितलीय नितलस्थ क्षेत्र, ये क्या होता है? आदि नितलस्थ जो क्षेत्र होता है इसके नीचे जो क्षेत्र मौजूद होता है वो कहलाता है आपका वितलीय नितलस्थ क्षेत्र। ठीक है, तो ये दो टाइप के हुए आपके डीप सी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र। सबसे पहला जो आपका 200 से 1000 मीटर तक की गहराई तक स्थित था उसे कहते हैं आदि नितलस्थ क्षेत्र, और 1000 मीटर की गहराई से भी नीचे जो स्थित है उसे कहते हैं वितलीय नितलस्थ क्षेत्र। ठीक है, तो ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट समुद्री आवास का। आशा करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर इस थ्योरी को एक बार और आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डबल से अब हम चलते हैं इसकी आउटलाइन में। आउटलाइन में मैंने आपको बताया था समुद्री आवास दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला पैलेजिक रीजन और दूसरा वेंथिक रीजन। इसके बाद मैंने आपको बताया पैलेजिक रीजन दो टाइप के होते हैं, नेरेटिक जोन और ओशियनिक जोन। देन इसके बाद मैंने आपको बताया ओशियनिक जोन है वो भी आपका दो टाइप का होता है, यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन। ठीक है, इसके बाद आती है बात बेंथिक रीजन की। तो जो बेंथिक रीजन होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है लिट्रोलर जोन और दूसरा है डीप सी जोन।
जो आपका लिटरोलर जोन है ये आपका दो टाइप का होता है, यू लिटरोलर जोन और सब लिटरोलर जोन, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है डीप सी जोन यानी गहरा समुद्रीय भाग। तो जो डीप सी जोन है ये भी आपका दो प्रकार का होता है, आदि नितलस्थ जोन और वितलीय नितलस्थ जोन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ये सारी के सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि समुद्री आवास के अंतर्गत आता है। तो समुद्री आवास के अंतर्गत आने वाला नेक्स्ट टॉपिक है आपका समुद्री समुदाय। समुद्री समुदाय को मैराइन कम्युनिटीज भी कहते हैं। मैराइन जो कम्युनिटीज होती हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती हैं और साथ ही साथ इसमें जो है वो विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी थ्योरी। तो कहा गया है स्थल की तरह जो आपके समुद्र होते हैं ये भी अनेक प्रकार के क्षेत्रों में बटे होते हैं। जो आपका स्थल पे कई प्रकार के जो घर प्रेजेंट होते हैं उनकी तरह जो आपका समुद्र होता है वो भी कई भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग के विशिष्ट भौतिक कारक होते हैं जिनके आधार पर समुद्रों महासागरों में विशिष्ट प्रकार के पादप एवं जीव जंतु साथ ही साथ कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के समुदाय में किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो जो आपका समुद्रीय जो क्षेत्र होता है और जो समुद्रीय कम्युनिटीज होती हैं इसमें प्लवक और नीतलक प्राणी जो है वो वास करते हैं। तो सबसे पहला आता है प्लवक यानी पैलेजिक। जो आपके प्लवक होते हैं इन्हें पैलेजिक के नाम से जाना जाता है और जो नीतलक होते हैं इन्हें बेंथिक के नाम से जाना जाता है। तो जो प्लवक होते हैं इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ प्राणी, डाइनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स ये सारे प्राणी आते हैं। इसके अलावा जो जेलीफिश है वो कृमि, क्रस्टेशिया, कॉर्डेटा में मछलियाँ, व्हेल और समुद्री पक्षी ये सारे आते हैं आपके प्लवक यानी पैलेजिक जंतुओं के अंतर्गत, पैलेजिक प्राणियों के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपके नीतलक। नीतलक यानी बेंथिक। बेंथिक के अंतर्गत कौन कौन से आपके प्राणी आते हैं? तो इसके अंतर्गत बेसिकली सबसे पहली बात पौधे नहीं पाए जाते हैं, यानी पौधों की जो प्रजातियां हैं, वनस्पतियों की जो प्रजातियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। नीतलक जो जंतु होते हैं इसमें स्पंज, समुद्री एनीमोन, मूंगे या फिर मोती आपने देखे होंगे, मोती, ब्रायोजोआ जो कि आपके आधार से चिपके होते हैं। कुछ नीतलक जंतु जैसे केकड़े, घोंगे, कृमि एवं रेंगने वाले जो बेसिकली आपके प्राणी होते हैं वो सारे बेंथिक के अंतर्गत पाए जाते हैं जो कि आपकी वालू में यानी सैंड में जो है वो बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से जीव आपके समुद्री आवासों में वास करते हैं। दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की कम्युनिटीज में पाए जाते हैं, पहला पैलेजिक और दूसरा बेंथिक। दोनों को मैंने अलग अलग आपको डिवाइड करके बताया, पैलेजिक में कौन कौन से पाए जाते हैं और बेंथिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया इसका क्लासिफिकेशन की पूरी मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई, इसकी आउटलाइन बताई। ठीक है, आशा करती हूँ आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।